एकांशी वहां बैठी सोच ही रही होती है कि उसके केबिन का दरवाजा खुलता है और कुछ ऑफिस के एम्प्लॉय अंदर की ओर बढ़ाते हैं, जिन्हें देखकर एकांशी अपने चेहरे पर आए आंसुओं को झट से साफ कर लेती है और उनकी ओर सवालिया नजरों से देखने लगती है। जिस पर उनमें से एक लड़की कहना शुरू करती है, मैम वो सर विंग्स एंड हैमर कंपनी के साथ वाले प्रोजेक्ट पर बिजी है, जिससे हमारे प्रोजेक्ट्स को आप संचालित करेंगी, ऐसा उनका कहना है। उनकी पूरी बात सुनने के बाद एकांशी अपने सिर को सहजता से हाँ में हिला देती है और केबिन में आए हुए उन चारों एम्प्लॉय को बैठने को कहती है, जिस पर वो चारों मुस्कुराकर सामने की कुर्सी पर बैठ जाते हैं और प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने लगते हैं। उनमें से पहला एकांशी को बताता है कि कुछ कारणों से ये पेंडिंग पड़ा था, लेकिन अब इसका बजट फिट हो गया, जिससे वो इसे वापस शुरू कर सकते हैं। एकांशी उनकी पूरी बात सुनते हुए प्रोजेक्ट्स की सारी डिटेल पढ़ने के बाद मीटिंग करने को कहती है, जिससे वो सभी प्रोजेक्ट्स की एक फाइल अपने पास रख लेती है और उन्हें जाने को कह देती है, जिस पर वो सभी उठकर वहां से चले जाते हैं और एकांशी उन फाइलों को अनमने मन से ही पढ़ने लगती है, क्योंकि इस वक्त उसका पूरा ध्यान बगल के अयांश के केबिन पर होता है, जिससे बीतते वक्त के साथ उसकी बेचैन होती सांसें उसे और अधिक घबराने पर मजबूर कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ अयांश राजवी से अपने साथ में करने वाले प्रोजेक्ट्स पर काफी गहराई से काम कर रहा होता है, लेकिन राजवी वहां बैठी एक तक सिर्फ अयांश के खूबसूरत चेहरे को ही देख रही होती है। जब भी अयांश को ये महसूस होने लगता कि राजवी उसे ही घूर रही है, तो वो अपने सिर को उठाता, लेकिन उसी पल राजवी अपने सिर को झट से नीचे कर फाइल पढ़ने का नाटक करने लगती है। अयांश के साथ कॉलेज लाइफ से ही साथ रहने की वजह से वो जानती थी कि अयांश को ये सब बिल्कुल नहीं पसंद और उसे किसी लड़की से दोस्ती का भाव रखना भी अच्छा नहीं लगता था, और यही वजह थी कि वो उसके साथ वैसे ही रहती थी जैसे उसे पसंद था। हाँ, मैंने उसे तैयार कर दिया है और तुम्हें मेल भी कर दिया है, उस पर ई साइन कर दो और मेरे पास वापस मेल कर दो, मैं अपना और एकांशी का साइन लेकर आगे के प्रोसेस कर दूंगा। अयांश गंभीरता से अपने लैपटॉप के बटन को तेजी से दबाते हुए कहता है। एकांशी का नाम सुन राजवी का अब तक का अच्छा मूड अचानक से बिगड़ जाता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी घृणा नजर आने लगती है, जिससे वो खुद के अंदर का गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहती है, एकांशी प्रोजेक्ट तो हम दोनों करने वाले हैं ना। राजवी के इस तरह से आक्रोशित हो जाने और गुस्से में एकांशी का नाम लेने पर अयांश अपने सिर को हल्का ऊपर उठाता है और अपनी आंखों के लंबी पलकों को झपकाते हुए कर्कश आवाज में कहता है, एकांशी भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, वो इस कंपनी की आधी शेयर्स की ओनर है, इसलिए वो इस प्रोजेक्ट में उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि मैं। अगर तुम्हारे सवाल खत्म हो गए हो तो मेल पर साइन करो और मुझे सेंड करो, उसके बाद मुझे लगता है तुम्हें अपनी कंपनी लौट जाना चाहिए। अयांश की बातें राजवी को ऐसी लगती है जैसे अभी अपनी पत्नी के फेवर में बोलकर अयांश ने उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा हो, जिससे वो गुस्से से खुद के अंदर ही खोलने लगती है और अपने लैपटॉप को उठाती हुई कहती है, आई होप कि इसके प्रेजेंटेशन के लिए हम दोनों ही साथ चले, और हाँ, अगली बार अपने ऑफिस बुलाकर मेरी इंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। इतना कहते हुए राजवी तेजी से लंबे कदमों से आगे बढ़ती है और केबिन का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगती है। तभी उसे अयांश के केबिन से काफी दूर खड़ी एकांशी नजर आती है और वो अपने अंदर लगी गुस्से की आग को बुझाने के लिए उसकी ओर ही बढ़ जाती है। मिस एकांशी राठौड़। राजवी एकांशी के करीब पहुंचकर उसका नाम अयांश से अलग कर खुद को तसल्ली देते हुए पुकारती है। अपने नाम को सुनकर एकांशी पीछे की ओर मुड़ती है और अपने सामने खड़ी खूबसूरत लड़की को देखकर अपनी पलकों को डाउट में एक दो बार झपकाती है, जिसे देखकर राजवी फिर कहती है, अयांश के साथ न्यूज स्कैंडल में टीवी पर तुम्हें देखा था, पर मानना पड़ेगा उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो, शायद यही वजह भी थी अयांश को मोह लेने की। उसके बात करने के अंदाज से एकांशी को भी ये आभास हो जाता है कि वो लड़की उसके और अयांश के साथ होने से खुश नहीं थी, जिससे वो कुछ कहने के लिए अपने होठों को थोड़ी हरकत में ला ही रही थी कि उसे अयांश वहां सीधे चलते हुए नजर आ जाता है, जिससे वो खामोशी से अपनी नजरों को उस पर ही टिका देती है और अपने होठों को कसमसाकर बंद कर देती है। एकांशी कम टू माय कैबिन। अयांश राजवी को लगभग घूरते हुए कहता है और 2 सेकंड के बाद ही वापस वहां से मुड़कर अपने केबिन की ओर बढ़ जाता है। उसकी इस हरकत को देखकर राजवी समझ जाती है कि अयांश यहाँ सिर्फ एकांशी को उसकी बातों से प्रोटेक्ट करने के लिए आया था। वो सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर सामने से गुजरती हुई एकांशी के गले पर पड़ी, जिस पर अभी भी अयांश के बाइट का निशान था, जिसे देखते ही उसने झपटते हुए एकांशी का हाथ पकड़ लिया और अपने हाथ में लिए हुए एक पेन से उसके बालों को गले से हटाने की कोशिश करने लगी, जिस पर एकांशी उसे रोकते हुए अपने हाथ को ऊपर कर अपने बालों को वापस गले पर रखती है। ये क्या है? ये अयांश ने नहीं किया है ना, ये उसका लव बाइट नहीं हो सकता, राजवी गुस्से से हांफते हुए कहती है। उसके गुस्से को देखकर एकांशी कुछ कदम पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन राजवी ने उसके हाथ को इतनी मजबूती से पकड़ा होता है कि वो दूर नहीं जा पाती। तभी वहां राघव आ जाता है, जिसे देखकर राजवी तुरंत ही एकांशी का हाथ छोड़ देती है और गुस्से से फटते हुए वहां से जाने लगती है। मिसेस आदित्य, आपको सर ने केबिन में आने को कहा है, चलिए नहीं तो वो हम दोनों पर ही गुस्सा हो जाएंगे, राघव आते के साथ ही कहता है और इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं देता कि राजवी एकांशी के साथ किस तरह का बिहेव कर रही थी। एकांशी भी हाथ छूटने पर अपने हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ती है और उसे सहलाते हुए अयांश के केबिन की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन उसकी नजर अभी भी लिफ्ट की ओर बढ़ती राजवी पर ही टिकी होती है। वो सोच रही होती है कि ये लड़की अयांश के दिए हुए इस निशान को लेकर इतना पॉजिटिव क्यों हो रही थी। अगर उन्होंने मुझे ये गुस्से में नहीं प्यार से दिया होता तो ये मेरे लिए खुशकिस्मती होती, लेकिन ये लड़की इस बात को कहाँ जानती है, उसके लिए तो ये लव बाइट ही है, तो क्या ये मुझसे जेलस थी? सोचते हुए जब वो अयांश के केबिन में पहुंचती है तो देखा वहां अयांश अपने माथे पर हाथ रखे कुर्सी पर बैठा हुआ है और उसकी आंखें बंद है। उसके चेहरे पर पड़ी सफेदी को देखकर एकांशी को महसूस होता है कि अयांश किसी दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो एक बार अयांश का नाम लेने के लिए अपने होठों को खोलती है। तभी अयांश सीधे बैठते हुए राघव की ओर एक नजर देखता है, जैसे वो उसे कुछ इशारा कर रहा हो। अयांश के देखने मात्र से ही राघव एकांशी को अयांश की सामने वाली चेयर पर बैठने को कहता है और खुद आगे बढ़कर अयांश के लैपटॉप को एकांशी के आगे कर देता है। साइन इट। अयांश एकांशी के उलझन से भरे चेहरे को देखते हुए कहता है, जिस पर एकांशी अपने सामने रखे लैपटॉप की स्क्रीन पर एक नजर देखती है और फिर अयांश की तरफ देखकर डाउट से पूछती है, क्या इस पर केबिन से साइन करना है? उसके इस सवाल पर अयांश बिना कुछ बोले अपने सामने रखे गिलास को अपने हाथ में उठाकर उससे पानी पीने लगता है और राघव अयांश के इस बेवकूफी भरी हरकत पर मुस्कुराने लगता है। एकांशी अभी भी उलझी हुई अयांश और कभी राघव को देखती रहती है। ऐसी परिस्थिति में तीनों ही जानते थे कि ई साइन को अयांश खुद भी अपने लैपटॉप से कर सकता था, फिर एकांशी को अपने केबिन में बुलाकर साइन करने को क्यों कह रहा था? काफी देर तक सोचते रहने के बाद ना तो एकांशी को कुछ समझ आता है और ना ही राघव को, जिससे एकांशी अपने हाथों को हौले से उठाती है और अपने नाम का पहला शब्द एकांशी लिखकर लैपटॉप को अयांश के आगे कर देती है। एकांशी के साइन करने के दौरान अयांश एक तक उसके चेहरे को देखकर उसके भाव को पढ़ने की कोशिश करता रहता है। कुछ 2-3 मिनट तक देखते रहने के बाद ही उसे यकीन हो जाता है कि कल की तरह एकांशी के चेहरे पर कोई दर्द नहीं है, जिससे उसके दिल की उलझन कुछ कम हो जाती है और वो अपने हाथ में लिए हुए गिलास को नीचे रख देता है। उस परिस्थिति को बिना समझे ही एकांशी वहां से उठकर अयांश के केबिन से निकल जाती है और सीधे ऑफिस के कैफे एरिया की ओर बढ़ने लगती है। राघव अभी भी अयांश के सामने खड़ा मुस्कुराता रहता है, जिस पर अयांश उसकी ओर एक नजर देखता है और कहता है, इस पर राजवी की साइन आते ही इसे विशाल के पास सेंड कर देना और इन्वेस्टिंग डिटेल्स मिलते ही मुझे रिपोर्ट कर देना।
ओके सर, राघव अभी भी मुस्कुराते हुए कहता है और वहाँ टेबल पर अयांश द्वारा बिखरी गई फाइल को अरेंज करके रखने लगता है। तभी अयांश वापस से अपने सिर पर हाथ रखता हुआ थोड़ा नीचे की ओर झुक जाता है। सर क्या आप ठीक है? राघव अयांश को ऐसे कमजोर देखकर पूछता है। या आई एम फाइन। अयांश अपनी आवाज में जबरदस्ती का कर्कशपन लाते हुए कहता है। सर क्या आपने कुछ खाया नहीं है? जब आप जानते हैं कि ज्यादा देर भूखे रहने से आपके सिर का दर्द बढ़ने लगता है तो इतनी देर भूखे रहते क्यों है? अब आपकी एक नहीं चलेगी, मैं अभी खाना ऑर्डर कर रहा हूँ। आई एम ऑल राइट। अयांश अपने सिर को नीचे किए हुए कह ही रहा होता है कि तभी उसके केबिन के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, जिससे वो अपनी बात को बीच में ही रोककर अपने सिर को ऊपर करके देखता है। वहाँ उसके ऑफिस के कैफे का एक वेटर खड़ा होता है जिसके हाथ में एक ट्रे होता है जिसमें कुछ पैनकेक, एक गिलास संतरे का जूस साफ नजर आ रहा होता है। उस खाने को देखते हुए अयांश उससे पूछने ही वाला होता है कि ये किसने भेजा है कि तभी वो वेटर मुस्कुराते हुए कहना शुरू कर देता है, गुड मॉर्निंग सर, वो आपके लिए नाश्ता लाने को कहा गया था। उसकी बात सुनने के बाद अयांश राघव की ओर एक नजर देखता है जिस पर राघव अपने सिर को ना में हिला देता है, जिससे अयांश उस वेटर से कमजोर सी आवाज में कहता है, किसने? ये किसने? अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसका शरीर एक ओर को झुकने लगता है जिससे उसका सवाल अधूरा ही रह जाता है और वो अपनी आंखों को खुले रखने के लिए स्ट्रगल करने लगता है। अयांश की बिगड़ी हालत को देखते हुए राघव उस वेटर को जल्दी से खाने को टेबल पर रखने को कहता है और जूस के गिलास को उठाकर अयांश के मुंह से लगा देता है, जिससे अयांश आसानी से उस गिलास के सारे जूस को पी जाता है और अपने सिर को टेबल पर रखकर खुद की तबीयत को नियंत्रण करने की कोशिश करता है। इसी हाइपोग्लाइसीमिया के कारण आपको समय पर खाने को कहा गया है और इसी वजह से सिर में भी दर्द हो रहा है। क्या मैं आपको दवा दूं? राघव घबराते हुए कहता है। नहीं, अभी मुझे कुछ बेहतर लग रहा है। अयांश अपने सिर को अभी भी टेबल पर रखे हुए कहता है। इधर एकांशी भी अयांश के केबिन में जाते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर ये समझ गई थी कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। और जब अयांश शादी के तुरंत बाद 2 महीनों के लिए पेरिस चला गया था तब एक बार जब मायरा उसके जुहू के मेंशन पर आई थी तब बताया था कि अयांश ज्यादा देर भूखा रहता है तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। ये बात एकांशी को याद थी और वो जानती थी कि अयांश ने कल रात भी कुछ नहीं खाया था और आज सुबह भी बिना कुछ खाए ऑफिस के लिए निकल गया था। शायद यही वजह थी कि वो जान गई थी कि भूख की वजह से ही उसकी तबीयत बिगड़ी है, जिससे केबिन से निकलते ही उसने उसके लिए पैनकेक और जूस भिजवा दिया था और खुद उसके केबिन के बाहर खड़ी होकर उसकी हालत की खबर ले रही थी। उस वक्त उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अंदर जाकर उसका ख्याल रख सके, क्योंकि उसे मायरा की ये बात भी याद आ रही थी कि भाई को बीमारी में किसी के साथ रहना बिल्कुल नहीं पसंद। जब से छोटे पापा और छोटी माँ की मौत हुई है तब से भाई ने खुद को बिल्कुल अकेला कर लिया है। वो ना तो खुद किसी के दुख तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और ना ही किसी और को अपने दुखों तक पहुंचने की इजाजत देते हैं। मायरा की इन बातों को याद करते हुए और अयांश की हालत देखते हुए एकांशी खुद को रोक नहीं पाती है और अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगती है। जब उसे रोते हुए कुछ वक्त बीत जाता है तब उसे लगने लगता है कि अयांश या राघव उसे वहां देख लेंगे और उसे उनके सवालों का जवाब देना पड़ेगा, तो वो अपने केबिन की ओर लौट जाती है। वहीं दूसरी तरफ इंदौर में जब नक्श आरोही को लेकर उसके घर पहुंचता है तो वहां पहले से उसकी दादी माँ की मौत हो चुकी होती है और उसके चाचा जी वही बैठे अकेले आंसू बहा रहे होते हैं। उन्हें वैसे रोता देख जब आरोही अंदर की ओर बढ़ती है तो पाती है कि उसकी दादी की सांसें बंद हो चुकी है और उनका चेहरा बिल्कुल सफेद नजर आ रहा होता है, जिसे कुछ पलों तक यूं ही देखते रहने के बाद आरोही को अपने शरीर के अंदर जरा भी ताकत महसूस नहीं होती और दूसरे ही पल वो जमीन पर बेसुध गिर जाती है। अचानक आरोही को जमीन पर गिरता देख उसके चाचा जी और नक्श उसकी ओर भागते हैं और उसे उठाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी जब आरोही अपनी आंखें नहीं खोलती तो नक्श उसे उठाकर अपने कार तक ले जाता है और उसके उतरे हुए चेहरे की ओर देखते हुए कार के पिछले सीट पर लिटा देता है। जब तक उसने उसके साथ काम किया था उसने कभी भी आरोही को इतना कमजोर नहीं देखा था। वो हमेशा ही छोटी छोटी चीजों पर खुश हो जाया करती थी और आज उसे ऐसी बेसुध हालत में देखकर नक्श के चेहरे पर भी परेशानी की लकीर साफ दिखाई दे रही थी। जब वो उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचा तो वहाँ के डॉक्टर्स ने उसका चेकअप करके बताया कि उसका दिमाग संतुलन में नहीं है, वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई है जिसकी वजह से हमने उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया है। वो कल तक होश में आ जाएगी, सोने के बाद उसकी कंडीशन पहले से बेहतर हो जाएगी। डॉक्टर की बात पूरी तरह से समझ लेने के बाद नक्श उन्हें शुक्रिया करता है और फिर आरोही के वार्ड में चला जाता है। वहाँ बेड पर लेटी आरोही का चेहरा दुख और अपनी दादी के खो देने के गम से बिल्कुल छोटा सा नजर आ रहा होता है। उसके होंठ पर पड़ी सफेदी को देखने के बाद नक्श को भी अपने दिल में दर्द महसूस होने लगता है और वो ज्यादा समय तक वहाँ खुद को नहीं रोक पाता। कमरे से बाहर निकलने के बाद वो अपनी असिस्टेंट सूफिया को कॉल करता है और गंभीर आवाज में कहता है, आज की मेरी सारी मीटिंग्स को कैंसिल कर दो और तुम सब भी ऑफ डे कर लो। अचानक नक्श के इस फैसले पर सूफिया उससे पूछती है, सर इज एवरीथिंग ओके? या चिंता मत करो, मैंने जैसा कहा है कर दो और हाँ मेरे अपार्टमेंट के दूसरे रूम को क्लीन करवा दो, मैं 1 घंटे में वहाँ पहुंचूंगा। इतना कहने के बाद वो फोन को कट कर देता है और वहाँ से निकलकर सीधे आरोही के घर की ओर निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर नक्श आरोही के चाचा जी को संभालता है और उसकी दादी की अंतिम क्रियाक्रम की तैयारी भी शुरू करवा देता है। वहाँ सब कुछ संभाल लेने के बाद नक्श वापस आरोही को हॉस्पिटल से लेने के लिए वहाँ पहुंचता है और आरोही को वहाँ से डिस्चार्ज कराने के बाद उसे लेकर अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। वहाँ पहले से ही उसकी असिस्टेंट सूफिया ने एक रूम को क्लीन करवा दिया था, जिससे नक्श आरोही को उस साफ रूम में ले जाकर सहजता से लिटा देता है और सूफिया को उसका ख्याल रखने बोल खुद अपने बिजनेस सूट को बदलकर एक सफेद कुर्ते पजामे को पहन लेता है। कपड़े बदल लेने के बाद नक्श आरोही की दादी माँ के अंतिम क्रियाक्रम के लिए चला जाता है, जिससे जब आरोही नींद से जागे तो वो उसे बता सके कि वो वहाँ नहीं थी तो क्या हो गया। उसका बॉस और एक अच्छा दोस्त तो वहाँ था ताकि वो गिल्टी महसूस ना करे और अपनी दादी के अंतिम क्षण में साथ ना रहने पर खुद को दोष ना दे। जब शाम को वो वापस घर की ओर लौटा तो देखा आरोही अभी भी सो रही थी और उसका चेहरा बिल्कुल शांत नजर आ रहा था, जिससे नक्श ने सबसे पहले अपने कपड़े बदले और नीचे डाइनिंग रूम में जाकर अपने कुक द्वारा बनाए हुए खाने को खाने लगा, जो कि कुक ने पहले से ही डाइनिंग टेबल पर सजा दिया था। इधर मुंबई में तबियत सुधर जाने के बाद अयांश किसी मीटिंग के लिए ऑफिस से बाहर चला गया था और शाम के 5 बजे तक ऑफिस के स्टाफ भी धीरे धीरे कर ऑफिस को छोड़ने लगे थे, लेकिन एकांशी अभी भी अपने केबिन में बैठी सुबह की फाइलों को पढ़ रही थी। जब उसने अपने हाथ में लिए हुए फाइल को पूरा पढ़ने और उसमें कहीं कहीं सुधार करने के बाद नीचे रखा तो देखा अभी भी उसके पास सुधार करने के लिए 3 फाइलें पड़ी हुई थी और उन फाइलों में काफी सारे पन्ने लगे हुए थे। काफी समय से एक ही काम करते रहने की वजह से एकांशी अब उन फाइल को नहीं पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसे कल इन सभी प्रोजेक्ट्स के डिटेल को लेकर मीटिंग अटेंड करनी थी और कहीं ना कहीं वो जानती थी कि उस मीटिंग में अयांश जरूर होगा, जिससे वो अयांश के सामने अपना मजाक बनने नहीं देना चाहती थी और यही कारण था कि उसने फिर एक फाइल को पढ़ने के लिए उठा लिया। फाइल को उठाने के बाद जब वो पढ़ने ही वाली थी कि तभी उसके केबिन के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई और उसने अपने सिर को गंभीरता से उठाते हुए कहा, कम इन। उसके कहने के 2 सेकंड बाद ही उसने देखा दरवाजे पर राघव खड़ा था और उसके हाथ में एक कार की चाबी नजर आ रही थी, जिससे एकांशी ने अपने भौहों को उठाते हुए पूछा, क्या हुआ राघव? क्या आपके सर आ गए? आप दोनों तो मीटिंग के लिए गए हुए थे ना?
एकांशी की पूरी बात सुनने के बाद राघव ने आराम से अपने सिर को हाँ में हिला दिया और कहा, जी हाँ, मीटिंग के लिए तो गए थे, लेकिन सर अभी तक फ्री नहीं हो पाए हैं और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको घर ड्रॉप कर दूं। फ्री नहीं हुए मतलब वो अभी भी मीटिंग में है। एकांशी ने फिर सवाल किया, जिस पर राघव ने अपने सिर को हाँ में हिला दिया और कहा, आपकी कार किस सर्विस सेंटर में है, आप मुझे बता दें, मैं उसे ले आऊंगा। एकांशी बोली, पास ही एक सर्विस सेंटर है, वहीं पर, और अपने हाथ में सभी फाइलों को उठाने लगती है। मैं ये ले लेता हूँ, कहते हुए राघव आगे आता है और एकांशी की सभी फाइलों को अपने हाथ में पकड़ लेता है। तभी एकांशी उससे फिर पूछती है, आरोही अचानक से इंदौर क्यों चली गई? उसकी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसे जाना पड़ा, लेकिन वो एक हफ्ते में लौट आएगी, तब तक आप मुझे ही अपना सारा काम बता दिया कीजिएगा, मैं सब कर दूंगा, राघव मुस्कुरा कर कहता है। राघव की बात सुन एकांशी को याद आ जाता है कि अयांश ने उससे सुबह कहा था कि रात में वो वार्मिंग पैच लेकर नहीं आया था, बल्कि उसने राघव से मंगवाया था। ये ख्याल उसके मन में शर्म को बढ़ाने लगता है और वो अपनी इस असहजता को छुपाने के लिए हल्का मुस्कुरा देती है, जिसे कुछ पलों तक अब्सॉर्ब करने के बाद राघव आदर के साथ फिर कहता है, अयांश सर के लिए आपने ही आज सुबह वो नाश्ता और जूस भिजवाया था ना? राघव के अचानक ये सवाल पूछ लेने से एकांशी थोड़ी सकपका जाती है, क्योंकि उसने तो किसी से इस बारे में जिक्र तक नहीं किया था। फिर राघव को ये कैसे पता चला? और जब राघव को पता है तो अयांश भी जान गया होगा। सोचते रहने के कुछ 2 सेकंड बाद एकांशी घबराई सी आवाज में कहती है, नहीं, ओ मुझे लगा वो आप थी, फिर कोई ऑफिस का एम्प्लॉय होगा, वो अक्सर सर को खुश करने के लिए ऐसा करते हैं, राघव कहते हुए आगे बढ़ने लगता है, जिससे एकांशी भी उसके पीछे चलने लगती है और एक राहत की सांस लेते हुए सोचती है, अच्छा हुआ जो इन्हें कुछ पता नहीं है, वरना मैं अयांश के सामने एक बार फिर awkward हो जाती और वो मुझे मक्खन लगाने वाली लड़की समझने लगते। जब राघव एकांशी को लेकर जुहू के अपार्टमेंट जाने लगा तो उसने बीच बीच में एकांशी से बात करना भी जारी रखा। उसने उसे बताया कि कल सुबह जुहू के अपार्टमेंट में एक होम सर्वेंट आएगी जो वहीं ऊपर वाले कमरे में रहेगी और पूरे घर का ख्याल भी रखेगी। अब से आपको साफ सफाई और खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राघव की सर्वेंट वाली बात सुनकर एकांशी ने कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया, बस नॉर्मली उससे कहा, पर मुझे इसकी जरूरत नहीं थी। तभी उसे कुछ ख्याल आया और उसने राघव से पूछा, लेकिन अचानक सर्वेंट रखने का ख्याल किसे आ गया? अयांश सर को। उन्होंने कब से घर के लिए सर्वेंट ढूंढने को कहा था, लेकिन आपसे शादी होने से पहले सर घर कम ही जाते थे, वो ज्यादातर ऑफिस में या अपने डैड के मेंशन ही रहा करते थे, इसलिए ना तो उन्होंने और ना ही मैंने कभी इसके बारे में ज्यादा सोचा। लेकिन अब आपको वहाँ की देख रेख करने में परेशानी होती होगी ना, इसलिए अयांश सर ने सर्वेंट रखने को कहा है। राघव कार को आराम से ड्राइव करते हुए कहता है। ओ, एकांशी ने बस इतना ही कहा, जैसे वो ये जताना चाह रही हो कि उसे अयांश के द्वारा खुद के लिए सर्वेंट रखने पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन वो मन ही मन अयांश के इस तरह से उसका ख्याल रखने के तरीके से काफी प्रभावित हुई थी, जिससे उसके चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई और वो कार की खिड़की से बाहर देखने लगी। जब वो घर पहुंच गई तो राघव ने उसकी सारी फाइल्स को घर के अंदर लिविंग रूम टेबल पर रख दिया और एकांशी को आदर से गुड नाइट कहते हुए वहां से चला गया। राघव के चले जाने के बाद एकांशी ने सबसे पहले लिविंग रूम के दरवाजे को अच्छे से लॉक किया और उसके बाद अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में पहुंचने पर उसने देखा अयांश का कोट जो उसने कल उसके कमर पर बांधा था वो अभी भी सोफे पर पड़ा हुआ है। अयांश का ब्लेजर साफ करने के बाद एकांशी जब किचन में अपने लिए खाना बनाने गई तो उसने देखा उसका फ्रीज जो ज्यादातर खाली ही रहता था, वो हमेशा ही उसमें सिर्फ 3-4 मिनरल वाटर और कुछ नूडल के पैकेट देखा करती थी, लेकिन आज वो पूरी तरह से फ्रेश फल और सब्जियों से भरा हुआ था। वही फ्रीज के साइड डोर में एनर्जी ड्रिंक और कुछ स्नैक्स के पैकेट भी रखे हुए थे, जिन्हें देखने के कुछ पलों तक एकांशी सोचती रह गई कि ये किसने मंगवाया है। जब सुबह मैं ऑफिस गई थी तब तो ये सब यहाँ मौजूद नहीं था। काफी देर सोचने के बाद जब एकांशी को ख्याल आया कि ये अयांश ने मंगवाया होगा, तब जाकर उसने अपना फोन उठाया और कंफर्म होने के लिए राघव को कॉल मिला दिया। जब राघव ने कॉल रिसीव कर लिया तब एकांशी ने अपनी आवाज में उत्सुकता लिए हुए उससे पूछा, क्या घर पर आज कोई आया था? मेरा मतलब है जब हम घर पर नहीं थे तब। राघव ने फोन की दूसरी तरफ से गंभीरता से जवाब दिया, जी मिसेस आदित्य, आज मीटिंग के पहले अयांश सर कुछ घंटों के लिए घर की तरफ गए थे, मुझे साथ आने से मना कर दिया, इसलिए मुझे कुछ भी ठीक से नहीं पता, क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, क्या आप बता सकते हैं कि अयांश कब तक घर आएंगे? एकांशी फिर पूछती है। नहीं, सर ने कहा कि वो खुद ब खुद घर चले जाएंगे, वो अभी भी मीटिंग में है, तो मुझे नहीं पता कि वो कब तक फ्री होंगे, राघव एकांशी को बताता है। ओ, एकांशी अपने आवाज के अफसोस को छुपाते हुए कहती है और फिर कॉल को कट कर देती है। अयांश घर आए थे, इसका मतलब है कि ये सारी चीजें यहाँ उन्होंने ही रखवाया होगा, तो क्या कल मेरी तबीयत बिगड़ गई थी इसलिए अयांश ने ये सब कुछ किया है ताकि मैं अच्छा खाना खा सकूं और ठीक हो जाऊं। सोचते हुए एकांशी के चेहरे पर खुशी की चमक साफ नजर आने लगती है और वो मुस्कुराते हुए फ्रिज के दरवाजे को एक बार फिर खोलकर उसमें रखी सभी चीजों को देखने लगती है। इधर अयांश अपनी मीटिंग के लिए उसी होटल के एक रूम में गया हुआ था जहाँ पर 2 महीने पहले उसके बड़े पापा की बर्थडे पार्टी हुई थी। जब वो अपनी मीटिंग खत्म करके नीचे लॉबी तक आया तो उसने सुना कोई उसका नाम पीछे से पुकारता हुआ उसकी ओर ही बढ़ रहा था, जिससे वो मुड़ा तो नहीं लेकिन अपने कदमों को एक जगह रोक कर खड़ा हो गया। कुछ 5-6 सेकंड के बाद ही उसके सामने 40-45 साल का एक हट्टा कट्टा आदमी आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर जब अयांश की नजर पड़ी तो उसे याद आया कि वो आदमी इस होटल का मैनेजर है, जिसने उस रात उसे एकांशी के रूम की कार्ड की दी थी। उस मैनेजर को देखते ही अयांश के आंखों के आगे उस रात से लेकर एकांशी के साथ उसका अब तक का रिश्ता एक पल में ही याद आ गया और उसकी आंखें गंभीर होने लगी। अयांश के चेहरे के ठंडेपन को देखते हुए उस मैनेजर के माथे पर पसीने की बूंद उभरने लगी थी और उसकी आंखों में एक तरह का डर भी नजर आने लगा। उसे कहा गया था कि वो अयांश से झूठ कहे कि उस रात एकांशी राठौर ने अपने नाम पर कमरे की बुकिंग करवाई थी और अयांश को भी उसी रूम में भेजने के लिए पैसे दिए थे। इस बात को याद करते हुए उस मैनेजर ने अपने चेहरे को पहले तो सामान्य किया और फिर अयांश से अनजान बनते हुए कहा, मिस्टर अयांश आदित्य, जब मैं शौक में था तब मुझे पता चला था कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, क्या अब हम बात कर सकते हैं? उसकी बात को पूरी तरह से सुन लेने के बाद भी अयांश बिना किसी रिएक्शन के उसी तरह खड़ा किसी गहरी सोच में डूबा रहता है और फिर अपने सिर को गंभीरता से हाँ में हिलाते हुए उस मैनेजर को आगे चलने का इशारा कर देता है, जिससे वो मैनेजर आगे चलते हुए अयांश को अपने साथ एक रूम में ले जाता है। रूम में पहुंचने के बाद अयांश बिना कुछ भी बोले सोफे पर बैठ जाता है और मैनेजर को एक अजीब नजरों से देखने लगता है। उसकी इतनी गहराई से देखने की वजह से उस मैनेजर को अपने अंदर घबराहट महसूस होती है, लेकिन जल्द ही वो अपने भाव को बदलते हुए अयांश के सामने वाले सोफे पर बैठ जाता है और सहजता से मुस्कुराते हुए कहता है, मिस्टर आदित्य, आप मुझसे किस बारे में बात करना चाहते थे? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ?
उसके सवाल पूछने पर अयांश की आंखें एक पल के लिए बदल जाती है, जैसे वो एकांशी के बारे में अब कुछ भी गलत नहीं सुनना चाहता था, लेकिन वो उस रात की सारी सच्चाई भी जान लेना चाहता था। जिससे उसने उस मैनेजर की तरफ फिर देखा और बर्फ से भी अधिक ठंडे लहजे में पूछा, मिस्टर दिनेश की बर्थडे पार्टी तुम्हारे होटल में ही अरेंज की गई थी और उस रात तुम्हारे स्टाफ ने लापरवाही से मुझे एक लड़की के रूम में भेज दिया था। क्या इस घटना को तुम एक्सप्लेन करना चाहोगे कि जब वो रूम पहले से ही कोई यूज कर रहा था तो तुम लोग मुझे वो रूम कैसे रिजर्व करा सकते हो? कहते हुए ही उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर पसीने की बूंद उभर आई थी, जिससे उस मैनेजर ने खुद को नॉर्मल करते हुए अयांश की तरफ एक पानी से भरा हुआ गिलास बढ़ा दिया और उसके बाद सादगी के साथ अपनी बात कहनी शुरू की, जो असल में उससे सुनीता कहलवा रही थी। सर, माफ कीजिएगा लेकिन उस रात हमने गलती से आपको वो रूम नहीं दिया था। जो लड़की आपके साथ थी उस रात, उसने ही हमसे कहा था कि आप जब रूम के लिए पूछे तो आपको उसका रूम नंबर और रूम कार्ड की दे दिया जाए। इसके लिए उस लड़की ने हमें एक्स्ट्रा पेमेंट भी किया था। अपनी बात खत्म करते हुए उस मैनेजर ने अयांश के चेहरे की ओर एक नजर देखा और पाया कि जो अब तक गुस्से और ठंडेपन से जल रहा था, अचानक ही दुख और उदासी में डूबने लगा था। उसकी आंखें ऐसी हो गई थी जैसे वो अभी बस रो पड़ेगा। उसे देखकर उस मैनेजर ने ये अंदाजा लगा लिया कि उसके झूठ का अयांश पर गहरा असर हुआ है, जिससे उसने सोचा कि इससे पहले कि अयांश का मूड एक बार फिर बदले वो यहाँ से निकल जाए। इतना सोचकर वो आहिस्ते से उठा और बिना कोई आहट किए वहाँ से निकल गया। जब अयांश को एहसास हुआ कि वो अब इस बड़े से कमरे में अकेला रह गया है तो अब तक उसकी आंखों में रुके हुए आंसू उसके गालों तक लुढ़क आए और उसे महसूस हुआ कि उसे अपने सीने तक सांस नहीं आ रही है, जिससे उसने अपनी टाई की नॉट ढीली करनी शुरू कर दी और एक समय के बाद वो अपने हाथों के सहारे सामने रखे टेबल पर ही झुक गया। कमरे में एसी ऑन होने के बावजूद उसे अपने शरीर में गर्मी महसूस होने लगी थी, जिससे उसने अपने ऊपर के कोट को भी निकालकर एक तरफ फेंक दिया और काफी देर तक बिना किसी एहसास के अपने और एकांशी के अब तक के सभी मोमेंट को याद करने लगा। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद उसे एकांशी पर गुस्सा आया था, लेकिन आज फिर उसके खिलाफ सारी बातें सुनने के बाद उसे हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो एक और नजर भी एकांशी को देखे। उसके हिसाब से वो हमेशा झूठ बोलती आई थी। उसकी मासूमियत, उसकी आंखें और उसके हर बात पर गिरते आंसू सिर्फ नाटक था ताकि वो उसे अपने जाल में फंसा सके और अपनी मर्जी की जिंदगी जी सके। सोचते हुए अयांश अपनी जगह से उठ चुका था और शून्य भाव से ही चलता हुआ कमरे से निकल गया। इधर इंदौर में नक्श ने जब अपना डिनर खत्म कर लिया तो वो अपनी जगह से उठा और वॉश बेसिन में अपने हाथ को साफ करने लगा। तभी उसने देखा कि उसके रूम की तरफ जाती सीढ़ियों पर आरोही खड़ी पूरे घर को उलझी हुई नजरों से देख रही है, जिससे उसने अपने हाथों को जल्दबाजी में साफ किया और लगभग दौड़ते हुए आरोही के करीब पहुंचकर उससे गंभीरता से पूछा, आरोही अब कैसी तबीयत लग रही है? नक्श के सवाल पर आरोही ने अपने सिर को उसकी ओर ही मोड़ लिया और उसके चेहरे को अपनी नजरों में उतारते हुए कमजोर आवाज में कहा, नक्श मैं आपके घर पर क्यों हूँ? तुम बेहोश हो गई थी इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया था, लेकिन अभी भी तुम काफी कमजोर लग रही हो। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कमरे तक ले चलता हूँ। नक्श आरोही का हाथ पकड़ते हुए कहता है, जिससे आरोही अपलक नक्श के पकड़े हुए हाथ को ही देखने लगती है। तभी जैसे उसे कुछ याद आता है और अचानक से वो अपनी नजरें नक्श के चेहरे पर टिकाते हुए घबराहट के साथ कहती है, मेरी दादी माँ, वो कैसी है? कहाँ है वो? आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे दादी माँ के पास होना चाहिए था। कहते हुए ही वो अपने हाथ को नक्श की पकड़ से छुड़ा लेती है और सीढ़ियों पर एक तरफ हटकर नीचे तेजी से उतरने लगती है। जब नक्श उसे इस तरह से रिएक्ट करता देखता है तो वो बिना कोई देरी किए आरोही की तरफ मुड़ जाता है और उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे तेजी से उतरने लगता है, लेकिन आरोही काफी तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है, जिससे नक्श उसे पकड़ नहीं पाता। जिससे जब वो पूरी तरह से नीचे आ जाते हैं तब नक्श झपटते हुए आरोही के कमर को पीछे से पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए अपनी बाहों से पूरी तरह जकड़कर थोड़े गुस्से के साथ कहता है, आरोही स्टॉप, क्यों पागलों की तरह बिहेव कर रही हो? तुम्हारी दादी अब नहीं है इस दुनिया में। क्या दादी के जाने के बाद आरोही की जिंदगी में होगा कोई परिवर्तन? नक्श के द्वारा अचानक पकड़े जाने और उसे गुस्से से खुद पर चिल्लाता देख आरोही डर से कांप जाती है और अपने पहने हुए कपड़े को मुट्ठी में भींचते हुए पकड़ लेती है। उसके शरीर के कंपन को महसूस कर नक्श भी अपने हाथ को उसके कमर से हटाने लगता है, जिससे आरोही जल्दी से उससे दूर हटकर आंखों में आंसू लिए कहती है, मुझे अपने घर जाना है, वहाँ मेरी दादी माँ है। आरोही को बच्चों की तरह अपनी दादी माँ के पास जाने की जिद को देखते हुए नक्श एक गहरी सांस भरता है और कहता है, आरोही तुम्हारी दादी अब नहीं है। जब तुम होश में नहीं थी तब उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार? आरोही नक्श की बातों को सुन सवालिया लहजे में कहते हुए नीचे फर्श पर बैठ जाती है और फिर अपनी बात को पूरा करती है, मेरे बिना मैंने उन्हें ठीक से देखा तक नहीं। मैं जब मुंबई से लौटी तो सोचा था कि मैं उनसे मिल पाऊंगी, उनके जाने से पहले एक बार गले लग पाऊंगी, लेकिन मैं तो उनके जाने के बाद भी उनसे अच्छे से नहीं मिल पाई। फिर वो अपनी हथेली को अपने चेहरे पर रखकर रोते हुए कहती है, दादी माँ क्यों मुझे छोड़ गई आप? अब मैं किसके सहारे रहूंगी? आप मेरी हिम्मत थी। वहीं नक्श आरोही को लगातार रोता देख उसके करीब ही बैठ जाता है और उसके सिर को अपने सीने पर टिकाने से पहले कुछ पलों तक झिझकता रहता है, लेकिन जल्द ही उसे महसूस हुआ कि आरोही की गर्म सांसें उसके सीने तक पहुंच रही है और आरोही ने उसके शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लिया है, जिससे वो अपने सिर को थोड़ा झुकाकर उसके चेहरे पर छाई उदासी और रोने से लाल हो चुकी नाक को देखने लगता है। उस एक पल में आरोही की नजदीकियों को महसूस करते हुए नक्श को अपने दिल में एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगती है, जो उसके दिल से होते हुए पूरे शरीर में सनसनाहट पैदा कर देती है, जिससे वो आरोही को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन ने उसके शर्ट को इतनी मजबूती से पकड़ा होता है कि वो उसे दूर नहीं कर पाता और काफी देर तक उस एहसास से लड़ने के बाद नक्श आरोही को फर्श से अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे लेकर सीढ़ियों से ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। जब वो कमरे में पहुंच जाता है और आरोही को बेड पर लिटाकर वहां से हटने लगता है, तभी आरोही बेड पर उठकर बैठते हुए नक्श का हाथ पकड़ लेती है और उसे आंस भरी आंखों से देखते हुए कहती है, नक्श प्लीज। उसकी आंखों में आंसू और एक उम्मीद को देखते हुए नक्श समझ जाता है कि आरोही उसे अपने पास रुकने को कह रही है, लेकिन वो आरोही को इतने कमजोर मनोस्थिति में देख उसके पास रुकने के लिए तैयार नहीं था, जिससे उसने अपने हाथ को उसके पकड़ से छुड़ा लिया और थोड़ा सख्त बनते हुए कहा, दुख में भी अपनी मर्यादा नहीं भूलते आरोही, मैं अगर इस वक्त तुम्हारे करीब रहा तो हमारे बीच की सारी दीवार गिर जाएगी और उसके परिणाम में कल सुबह तुम मुझसे सिर्फ नफरत करोगी। आरोही भले ही उदास थी, लेकिन वो उस वक्त नक्श के बातों का मतलब अच्छे से समझती थी, जिससे उसने भी अपने हाथ को पीछे खींच लिया और नक्श से कहा, कल सुबह होते ही मैं यहाँ से जाना चाहूंगी, कुछ दिन चाची जी के साथ रहूंगी और उसके बाद वापस मुंबई चली जाऊंगी एकांशी मैम के पास। एकांशी का नाम सुन नक्श एकदम से हैरान हो जाता है और आरोही से पूछता है, एकांशी कैसी है वो? भाई का उसके साथ बर्ताव कैसा है? क्या वो दोनों एक साथ खुश है? नक्श के आवाज में आए अचानक इतनी एक्साइटमेंट को महसूस कर आरोही डाउट में अपनी भौहों को तान देती है और नाराजगी के साथ कहती है, मैं आपको एकांशी मैम का नंबर शेयर कर दूंगी, आप खुद ही पूछ लीजिएगा। अभी मुझे नींद आ रही है तो क्या आप लाइट ऑफ कर देंगे? हाँ तुम सो जाओ। आरोही को उदास और नाराज देख नक्श कहता है और कमरे के दरवाजे तक पहुंचकर लाइट को ऑफ कर देता है। इधर मुंबई में होटल से निकलने के बाद अयांश अपनी कार में बैठा ना जाने कितनी ही देर तक खाली सड़क को घूरता रहा।
अचानक बादलों का रुख बदला और अगले ही पल बारिश की छोटी छोटी बूंदें सड़क और वहाँ आसपास की सभी चीजों को भिंगाने लगी। कुछ पलों के बाद जब अयांश ने अपनी कार पर बारिश की गिरती बूंदों की आवाज सुनी, तब जाकर कहीं उसे याद आया कि वो तो लगभग 2 घंटे से अपनी कार में ही बैठा हुआ है। जब वो अपने ख्यालों से बाहर निकल आया तो उसने अपनी कार को स्टार्ट कर दिया और उस तेज बारिश में भी हाई स्पीड के साथ कार को चलाने लगा। जब उसकी कार सेकंड लेन से थर्ड लेन पर आ गई तब उसने महसूस किया कि उसकी कार अचानक से बंद पड़ने लगी है, जिससे वो उसे वापस स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। काफी कोशिशों के बाद जब उसकी कार स्टार्ट नहीं हुई तब वो बिल्कुल शांत हो गया, जैसे उसमें अब जरा भी हिम्मत ही नहीं बची हो आगे कुछ भी करने की। कहीं ना कहीं उसने अपने दिल में एकांशी को लेकर एक उम्मीद बना ली थी, जो आज की मैनेजर द्वारा कही गई सारी सच्चाई को सुनने के बाद बुरी तरह से टूट गई थी। वो जितना ही एकांशी के बारे में सोचता उतनी ही उसे बेचैनी हो रही थी, जिससे उस तेज बारिश में वो कार से बाहर आ गया और अपनी कार को वही छोड़ सड़क पर ऐसे चलने लगा जैसे उसके आसपास कुछ भी ना हो, वो बस इस पूरी दुनिया में अकेला बच गया हो। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसके शरीर के कपड़े बारिश की वजह से भीगते जा रहे थे। कुछ ही पलों में उसके सिर के बाल पूरी तरह से गीले हो गए और उनसे पानी टपकते हुए उसके चेहरे पर आने लगा। इधर एकांशी अयांश के द्वारा उसके प्रति केयर को देखकर काफी खुश थी, जिससे उसने अयांश के आने तक इंतजार करने के बारे में सोचा और वही लिविंग रूम सोफे पर बैठकर ऑफिस से लाए हुए फाइल्स को पढ़ने लगी। फिर भी उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ दरवाजे पर ही टिका हुआ था। वो फाइल्स में एक लाइन पढ़ती और फिर एक बार दरवाजे को आस भरी नजरों से इस तरह देखती जैसे अयांश बस अभी उस दरवाजे से अंदर आ जाएगा। काफी इंतजार के बाद जब एकांशी ने वक्त देखा तो रात के 1 बज चुके थे और उसका दिल अयांश के अब तक घर ना लौटने की वजह से निराशा में डूब चुका था। उसकी आंखें नींद से पूरी तरह भरी हुई थी, फिर भी वो बस अयांश की राह देख रही थी कि वो आए तो वो उससे थोड़ी बात कर सके, उसका ख्याल रखने के लिए शुक्रिया बोल सके। लेकिन 2 बजते बजते उसकी उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो गई और उसका चेहरा एक बार फिर उदासी से लटक गया, जिससे उसने अपने सिर को वही सोफे पर टिका लिया और आंखें बंद कर ली। गहरी नींद में सोने से पहले उसके आंखों के कोनों से आंसू की बूंदें टपकती रही और एक समय के बाद वो नींद की आगोश में जाकर अपनी लाइफ की सारी टेंशन भूल गई। इधर लगभग 4 बजे जब अयांश बेजान सा चलता हुआ जुहू के अपने अपार्टमेंट तक पहुंचा तो दरवाजा खोलने से पहले उसके दिमाग में काफी देर तक एकांशी का ड्रिंक में पिल्स डालना और उस मैनेजर की सारी बातें किसी फिल्म की तरह चलती रही, जिससे उसे अंदर जाते हुए डर लगने लगा कि एकांशी को देखते ही उसका गुस्सा बढ़ जाएगा और वो उस पर इस वक्त जरा भी गुस्सा नहीं करना चाहता था जब वो बीमार थी। इसलिए बड़ी ही मुश्किल से उसने अपने आप को गुस्सा करने से रोका और दरवाजे को खोल अंदर दाखिल हो गया। अंदर खड़े होते ही उसकी नजर सबसे पहले सोफे पर सोई हुई एकांशी पर पड़ी, जो बिना ब्लैंकेट ओढ़े खुद को समेटे सो रही थी। हर बार जब वो उसे इस तरह से सोता देखता था तो उसे अपने दिल में ऐसा महसूस होता कि वो उसे ब्लैंकेट से ढक दे ताकि वो आराम से सो सके। लेकिन आज पहली बार सिर्फ उसे देखने मात्र से ही घिन महसूस होने लगी थी। उस एक पल में उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर नाराजगी साफ झलकने लगा था, लेकिन उसने इस बार खुद को नियंत्रण कर लिया और एकांशी से अपनी नजरें हटाकर रूम की तरफ बढ़ गया। जब वो कमरे में पहुंचा तो देखा कि उसका ब्लेजर जो उसने कल एकांशी के कमर से बांधा था वो अच्छी तरह से साफ करके बेड पर रखा हुआ है, जिसे देख अयांश की आंखें अचानक ही अलग तरह से सिकुड़ कर छोटी हो गई और उसने गुस्से में ही उस ब्लेजर को उठाकर कमरे के एक कोने में रखे डस्टबिन में बेतरतीब ढंग से फेंक दिया। रात भर बारिश के पानी में भीगते रहने की वजह से उसे सर्दी लग गई थी, जिससे उसे हल्की खांसी भी आ रही थी और उसके कपड़ों पर कीचड़ की बूंदें भी नजर आने लगी थी। इन सब के बावजूद उसने शावर लेने से पहले बेड के साइड में रखे ड्रॉर को खोला, उसमें से एक सिगरेट का पैकेट निकाला और लाइटर लिए हुए सोफे पर जाकर बैठ गया। सोफे पर बैठने के कुछ पलों तक वो अपने लाए हुए वार्मिंग पैच को घूरता रहा जो अभी भी बेड के दूसरे साइड रखा हुआ था। बीते रात में जब वो तकलीफ में थी तब उसे ऐसा लगा था जैसे वो बस उसकी तकलीफ को किसी तरह से कम कर दे, उसे चैन से सुला दे। इसलिए इतनी शर्मिंदगी को उठाते हुए उसने वो वार्मिंग पैच खरीदा था। लेकिन इन सब का क्या फायदा था? वो एक ऐसी लड़की है जो हर किसी से रिश्ता जोड़ना चाहती है, वो कभी भी मेरी नहीं होगी, उसने मेरे साथ शुरू से ही धोखा किया है, वो सिर्फ मौके के हिसाब से बदल जाती है। सोचते हुए अयांश अपने हाथ में लिए हुए सिगरेट की पैकेट से एक सिगरेट को निकाल लेता है और उसे जलाकर लंबी लंबी कश खींचते हुए अपनी नजरों को वार्मिंग पैच से मोड़कर खिड़की के बाहर देखने लगता है। अभी सुबह के 4 बज रहे होते हैं तो बाहर अभी भी अंधेरा ही छाया होता है, जिसे देखकर अयांश की आंखें ना चाहते हुए भर आती है और वो अपने दिल में उठते दर्द को छुपाने के लिए सिगरेट को और अधिक गति के साथ खत्म करने लगता है। क्या एकांशी के बारे में सोचते हुए अयांश सिगरेट के डब्बे से एक एक कर सारी सिगरेट को खत्म कर देता है। एक साथ इतनी सारी सिगरेट को पीने से उसका गला कुछ हद तक अवरुद्ध हो जाता है और वो उठकर चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ जाता है। वहां से अपने लिए एक नया सूट निकालकर अयांश बाथरूम में चला जाता है। जब वो बाथरूम के दरवाजे को बंद करता है तो उसे ध्यान नहीं रहता कि नीचे एकांशी सो रही है, जिससे वो दरवाजे को थोड़ा पटक कर ही बंद कर देता है, जिससे नीचे लिविंग रूम में सोई हुई एकांशी एक झटके में ही उठकर बैठ जाती है। घर में अकेले होने की वजह से उसे हिम्मत नहीं होती कि वो सोफे के नीचे फर्श पर अपने कदम रखे और घर को एक बार देख सके। लेकिन जल्द ही उसे अपने कमरे से अयांश के फोन की रिंग सुनाई देती है, जिससे वो समझ जाती है कि जिस आवाज से वो नींद से जाग गई थी वो अयांश ने ही की है। अयांश के घर आ जाने से एकांशी दिल ही दिल में बहुत खुश हुई और अब वो उस सोफे से उतरकर बिना अपने स्लीपर्स को पहने ही धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ने लगी। जब वो कमरे के दरवाजे तक पहुंची तो उसने अपनी आंखें बंद की और दरवाजे को धक्का लगाकर खोलने से पहले कई गहरी सांस भरी। दरवाजे को हल्की आवाज के साथ खोलने के बाद एंट्रेंस पर खड़े होकर एकांशी ने पूरे रूम का जायजा किया। जब उसे ये कंफर्म हो गया कि रूम में अयांश नहीं है तो वो कमरे के अंदर दाखिल हो गई। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज भी अब तक उसके कानों में पड़ने लगी थी, जिससे वो ये अच्छे से समझ गई कि अयांश अभी अभी घर आया है और शावर ले रहा है। इतने दिनों में पहली बार अयांश घर पर इतनी देरी से आया था, जिससे एकांशी ने मन ही मन सोचा कि अयांश इतना लेट घर क्यों आए हैं, क्या ये बारिश में फंस गए थे। सोचते हुए ही उसने वक्त देखा तो पाया कि सुबह के 4:30 बज गए थे, जिससे एक बार फिर उसके मन में यही सवाल आने लगा कि रात भर से अयांश बाहर ही क्यों था, जबकि बारिश की बूंदें तो 2 बजे पहले से ही गिरना बंद हो गई थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और एकांशी की बेचैनी बढ़ने लगी। वो रूम के बीचों बीच खड़ी पिछले 20 मिनट से एक तक बस अयांश द्वारा खत्म किए हुए सिगरेट के राख को ही घूर रही थी। वो 2.5 महीने से अयांश के साथ थी, जिससे वो इतना तो समझ गई थी कि जब भी अयांश किसी बात को लेकर तनाव में होता है तभी सिगरेट या शराब को हाथ लगाता है। उस बिखरी हुई राख को देखकर उसे ये भी अंदेशा हो रहा था कि अयांश का मूड अच्छा नहीं होगा, जिससे उसने अयांश से इस वक्त दूर रहने के बारे में ही ठीक समझा और कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ने लगी। तभी उसने बाथरूम के दरवाजे के खुलने की आवाज सुनी और उसके कदम एकदम से ठिठक गए। एक पल के लिए तो उसकी सांसें भी रुकने लगी। उसने अपने सिर को बिना मोड़े ही तनकी नजरों से बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखा तो पाया कि वहाँ अयांश खड़ा है। अयांश के चमकीले चेहरे को एक नजर देखकर ही एकांशी की धड़कनें तेज होने लगी।
उस एक पल में उसे पिछले 48 घंटे पहले की अयांश की सारी केयर याद आ गई और उसके होठों के कोने अनायास ही ऊपर की तरफ हल्के मुड़ गए। वहीं अयांश जब बाथरूम से बाहर आया तो अचानक एकांशी को अपने सामने देख अपने गुस्से को नियंत्रण करने लगा। उसके चेहरे पर किसी तरह के इमोशन नजर नहीं आ रहे थे, फिर भी उसने किसी तरह खुद को एकांशी पर गुस्सा उतारने से रोक लिया और अपनी नजरों को उससे मोड़कर ड्रेसिंग की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसने सुना कि एकांशी अपनी मीठी पतली आवाज में कुछ कहने की कोशिश कर रही है, जिससे वो रुका और बिना उसकी तरफ देखे ही उसकी बात को सुनने लगा। एकांशी अपनी दिल की घबराहट को कम करते हुए बोली, अयांश आप इतना लेट क्यों हो गए? क्या आप बारिश की वजह से किसी मुसीबत में फंस गए थे? एकांशी की बात खत्म होने के बीच में ही अयांश को उस होटल के मैनेजर की सारी बात याद आने लगती है, जिससे वो उसके सवाल का जवाब दिए बिना ही आगे बढ़ जाता है और ड्रेसिंग से परफ्यूम उठाकर अपने शरीर पर छिड़कने लगा था। वहीं एकांशी अयांश के इस ठंडे बर्ताव से थोड़ा और सहम गई और खुद को इस तरह इग्नोर होता देख कहीं ना कहीं ये बात भी समझ गई कि अयांश का मूड इस वक्त जरा भी ठीक नहीं है, जिससे वो आगे एक लफ्ज ना निकाल पाई और बिल्कुल खामोश वही खड़ी अयांश के लंबे चौड़े पीठ को टकटकी बांधे देखने लगी। जब अयांश ने अपने बॉडी पर परफ्यूम स्प्रे कर लिया और बालों को सेट करने लगा तब एकांशी ने अपनी नजरों को उससे हटा लिया और बिना किसी देरी के एक तरफ बढ़ गई। वो इस बात को अच्छे से समझ गई थी कि अगर उसने अयांश से कोई भी सवाल किया तो वो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देगा, लेकिन कमरे से निकलने से पहले ही वो एक जगह रुक गई। उसकी नजर अब तक उस डस्टबिन में पड़े अयांश के कोट पर पड़ चुकी थी। वहीं अयांश भी मिरर की मदद से एकांशी की हरकतों को अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहा था। वैसे तो उसे एकांशी को इग्नोर करने की आदत हो चुकी थी, लेकिन आज उसे इग्नोर करने की एक बड़ी वजह होटल के मैनेजर की कही गई बातें ही थी। वो उसे देख पा रहा था कि वो एक जगह रुककर उस डस्टबिन में पड़े हुए कोट को ही देख रही है। उस कोट को कुछ पलों तक देखते रहने के बाद ना जाने एकांशी के मन में क्या आया, लेकिन वो अयांश की तरफ मुड़ गई और उसने धीरे से अयांश से पूछ ही लिया, अयांश आपने वो ब्लेजर वहां क्यों फेंक दिया? मैंने उसे साफ कर दिया था। इतना कहते हुए उसने अपनी नजरों को हल्का झुका लिया और अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को दबाने लगी। इधर अयांश ने फिर एक बार उसके बातों को बिल्कुल अनसुना कर दिया और सोफे से अपने ब्लेजर को उठाकर पहनने लगा। वो चुपचाप अपने सवाल के जवाब का इंतजार करने लगी, हालांकि वो समझ चुकी थी कि उसे कोई जवाब नहीं मिलने वाला। धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे का सब कुछ धुंधला सा पड़ने लगा और एक सेकंड के बाद ही उसकी आंखों से एक बूंद आंसू छलकते हुए उसके हाथों पर आ गिरी। वो एक बार फिर खुद को अयांश के सामने कमजोर महसूस करने लगी, जिससे उससे रहा नहीं गया और वो अपनी नजरों को उठाते हुए अयांश से थोड़ी तेज आवाज के साथ लेकिन रुआसी आवाज में पूछने लगी, अयांश क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं? कल तक तो सब ठीक हो गया था ना? अचानक एकांशी की आवाज को इतना तेज महसूस कर अयांश ने भी अपनी नजरें उठाकर उस पर टिका दी और उसे एक बार फिर एकांशी का किया हुआ धोखा याद आ गया, जिससे वो अपने गुस्से को अब नियंत्रण में नहीं रख सका और आगे बढ़कर लगभग झपटते हुए उसने एकांशी के बाजुओं पर पकड़ कस दी। उसकी आंखें इस वक्त गुस्से से लाल दिखाई पड़ने लगी और उसके चेहरे पर एक अजीब किस्म की बेरुखी भी नजर आने लगी थी, जिसे नोटिस करने के बाद एकांशी अपने हाथों को उससे छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करने लगी। उसे अपने हाथ को छुड़ाता देख अयांश ने उस पर अपनी पकड़ और अधिक कस ली और एकांशी को धक्का देकर एक दीवार से लगाते हुए गुस्से से चिल्ला पड़ा, तुम जानना चाहती हो ना कि वो ब्लेजर क्यों फेंक दिया मैंने डस्टबिन में? क्योंकि नफरत करता हूँ मैं तुमसे। तुम्हारी इस्तेमाल की हुई चीजों से घिन आती है मुझे, तुम्हारी इस सूरत पर गुस्सा आता है मुझे। उसकी इतनी नफरत भरी बातों को सुनकर एकांशी की आंखों से बेतरतीब आंसू गिरने लगते हैं और वो अपने हाथों के दर्द और अयांश के दबाव को बर्दाश्त करते हुए अपने अंदर हिम्मत को बांधते हुए कहने लगती है, क्यों अयांश इतनी नफरत क्यों? क्यों मैं जब से आपकी जिंदगी में आई हूँ मैं इतना सब कुछ सह रही हूँ? आपको अच्छी क्यों नहीं लगती मैं? क्या कोई और है जिसे आप पसंद करते हैं? किसी और से प्यार करते हैं आप? उसकी बात खत्म होते ही अयांश अजीब तरीके से हंसने लगता है, जैसे वो उसका मजाक बना रहा हो। हंसते रहने के कुछ पल बाद ही अचानक से उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है और वो एकांशी के बाजुओं से अपना हाथ भी हटा लेता है। उसकी इस हरकत के पीछे का कारण एकांशी को समझ नहीं आता कि तभी वो सुनती है कि अयांश कुछ कह रहा है, जिससे वो अपनी नजरों को उठाकर उसे ही देखने लगती है। मैं इस पूरी दुनिया में किसी से भी प्यार कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी जैसी लड़की से मैं कभी भी प्यार नहीं करूंगा। तुम सिर्फ मेरी हमबिस्तरी की साथी हो सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने प्यार का हक कभी नहीं दूंगा। तुम मेरे बेड तक तो जा सकती हो लेकिन दिल तक कभी नहीं, इसलिए उसकी फिक्र तो तुम छोड़ ही दो कि मैं किससे प्यार करता हूँ या करूंगा। ऐसा कहते हुए वो बिना टाइम गवाए वहां से चला जाता है। एकांशी अयांश के गुस्से से भरी नजरें और उसकी बातें सुनकर निराश हो गई, क्योंकि उसे आज अयांश से ऐसे गुस्से की उम्मीद कभी नहीं थी। वो उसी दीवार से तब तक चिपकी रही जब तक कि अयांश के कार स्टार्ट होने की आवाज उसकी कानों में ना पड़ गई। वो सोचने लगी कि आखिर कल तक का जो अयांश केयर था वो आज अचानक गुस्से में क्यों बदल गया? अगर वो उससे इतनी ही नफरत करता है तो ख्याल रखने का नाटक क्यों किया उसने? वो उसे इतनी ही घिनौनी लगती है तो क्यों उसने उसे अपनी ब्लेजर दी? वैसे भी तो वो हर रोज उसका तमाशा ही बनाता है। अगर उस दिन ऑफिस में उसके पीरियड्स की वजह से उसका तमाशा बन ही जाता तो क्या फर्क पड़ जाता? क्या एकांशी कभी जान पाएगी अयांश के गुस्से की वजह? जाने